हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोगों की छोटी और मोटी सी क्लास है, मतलब छोटी सी ही क्लास है आज, जिसमें हम लोग आज वाइंड अप करने वाले हैं। तो एक तो तुम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो भी वो था मिसप्रिंट्स था वो सब करेक्ट हो गया है। यहाँ देखो, मैं पाई चार्ट का तुम लोगों के लिए डायग्राम डाल दिया हूँ विद एग्जांपल। ये देखो, ये तुम्हारा डेटा है और इसी डेटा को यहाँ पाई चार्ट में शो किया गया है, ठीक है, विद कलर्स और दिस काइंड ऑफ थिंग। उसके अलावा जो टेली मार्क मैं तुम लोग को बता रहा था, उसके लिए भी मैंने एक टेबल डाल दिया है, ताकि तुमको ये चीज क्लियर रहे कि टेली मार्क ये देखो कैसे मारते हैं। 1 2 3 3 4 के लिए ये देखो 1 2 3 4, 5 के लिए 1 2 3 4 5, ऐसे करके टेली मार्क्स को करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे क्लास, क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल तक। वी नीड टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस एक्चुअल क्लास और क्लास बाउंड्रीज। तो देखो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ गैप बिटवीन द लिमिट ऑफ टू एडजेसेंट क्लास, देन दोस टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज आर नोन एज इंक्लूसिव सीरीज। तो कभी कभी क्या होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस भी होंगे अपने पास, टेंशन मत लो। तुम लोग देखियो, ये तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पर कुछ डिफेक्ट है। जब मैं तुम लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज समझाया था तब ये ऐसी नहीं दिख रही थी, तब कुछ अलग दिख रही थी। कैसी दिख रही थी बताओ, याद दिलाओ मेरे को भैया। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। मतलब मैं जब बनाया था तो कैसे बनाया था कि ये वाला और ये वाला सेम होता था हर बार। जो ये वाले क्लास का अपर लिमिट होता था वो अगले वाले क्लास के लोअर लिमिट के बराबर होता था कि नहीं होता था, जब मैं समझाया था तुम लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज। भैया दिखाई दो आप, ठीक है। अच्छा सॉरी, वो वाला फाइल हट चुका है, एडिटेड पीडीएफ है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को यही बना के दिखाता हूँ, ये देखो। एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो मेरे को एक बात बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? दोनों में डिफरेंस ये दिख रहा है कि ये ना कंटिन्यूअस दिख रही है। कंटिन्यूअस कैसे दिख रही है? ये यहां से 10 से 20 गया, फिर ये 20 और 20 आपस में जुड़े और 20 30 बन गए, फिर 30 30 आपस में जुड़े हुए। मतलब इसकी जो अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट के इक्वल है, इसकी अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के इक्वल है, इसकी अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट। मतलब एक कंटिन्यूअस सीरीज दिख रही है यहां पर। हाँ भाई, पर यहां तुम देखो अगर, तो यहां पर ये ब्रेक हो गई है। कैसे ब्रेक हो गई है? 10 से 19 है, फिर 20 से चालू हुआ है, फिर 29 से 30 है, फिर 39 से 40, फिर 49 से 50। ये दिख रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है। सॉरी मेरे को थोड़ा हिचकी आ रहा है, ठीक है, पर ये इक्वल नहीं है। तो बात को समझो, इस टाइप की जो सीरीज होती है ना, इस टाइप की सीरीज, इसको हम लोग इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स की भाषा में। कौन सा सीरीज बोलते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। जिस सीरीज का अपर लिमिट लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होता है, इंक्लूसिव सीरीज। और जिसका इक्वल होता है उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव बोलते हैं, ठीक है। तो बात वहां पर यही लिखी हुई है कि देखो, इफ देयर इज अ गैप between the limit of any two adjacent class, then those type of continuous series are inclusive series. This gap may be filled up by extending the two limits of each class by half of the values of 10। तो बोल रहा है ये जो गैप है इसको अपने को कैलकुलेशन पर्पस के लिए हटाना पड़ता है। मतलब ये ऐसे रहेगा नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को इस गैप को हटाना पड़ेगा। तो देखो यहां दिख रहा है तुम लोग को, ये दिख रहा है तुम लोग को, मैंने सीरीज को कन्वर्ट करके इस गैप को हटा दिया। ओके, इस गैप को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। पर ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? अब तो अब इक्वल हो गया, अब इक्वल हो गया, पर ये हुआ कैसे? तो तुम अगर देख रहे होगे तो हर बार लोअर लिमिट में -5 हुआ है, -0.5 हुआ है, 0.5 लोअर लिमिट में माइनस हुआ है हर बार। देख लो यहां पर 10 - 0.5 9.5, 20 - 0.5 19.5, 30 - 0.5 29.5, 40 - 0.5 39.5, 50 - 0.5 49। मतलब हर बार जब मैं यहां से यहां गया तो लोअर लिमिट में मैंने 0.5 माइनस कर दिया। जब मैं यहां से आया है तो आई जस्ट सब्ट्रैक्टेड -0.5। उसके बाद क्या किया? अपर लिमिट में देख लो, अपर लिमिट में हर बार प्लस हुआ है 0.5। देख लो 19 से 19.5 हो गया, 29 से 29.5 हो गया, 39 से 39.5 हो गया, 49 से 49.5 आ गया। तो सिंपल शब्दों में जब भी तुम लोग को क्वेश्चन में ऐसी सीरीज दी रहेगी, तुम लोग को लोअर लिमिट से माइनस कर देना है 0.5 और अपर लिमिट से प्लस कर देना है 0.5। तो इससे क्या होगा? इससे सीरीज कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगी। भैया पर ये लॉजिक आया कहां से? ये लॉजिक इस फॉर्मूले से आया। देखो लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री मतलब इसके साथ क्या करना है हमको? इसके साथ हमको करना है लोअर क्लास लिमिट यानी कि 10 माइनस हाफ ऑफ द गैप। तो मेरे को बताओ गैप कितने का है, फटाफट से बताओ गैप कितने का है? देखो और बताओ गैप कितने का है। जो गैप आ रहा है दो सीरीज के बीच में, जो ब्रेक हो रहा है, जो ब्रेक हो रहा है, तो वो गैप कितने का गैप है? 1 का गैप है। किसका गैप है? 1 का गैप है। तो 1, तो क्या लिखा है? हाफ ऑफ द गैप।
मतलब जितना गैप है उसका भी आधा, तो लोअर क्लास लिमिट लो, उसमें माइनस कर दो हाफ ऑफ द गैप, तो बताओ कितना आ रही है। लोअर क्लास लिमिट लो, उसमें माइनस कर दो हाफ ऑफ द गैप, कितना आ रहा है, 9.5 आ रहा है। चलो बच्चा बाटी देखो पावर कट का इशू, हाँ चलो देखो, तो यहां पर 19 से 20 के बीच में बेटा एक का गैप है, मैं बोल रहा हूं 1 का गैप है। तो अगर तुम लोग यहां पर देखोगे ध्यान से, तो वही तो बोल रहा है कि जो तुम्हारी लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये बाउंड्री वॉल क्या हो जाएगी, लोअर क्लास लिमिट में माइनस कर दोगे हाफ ऑफ द गैप। क्या माइनस कर दोगे, हाफ ऑफ द गैप, और गैप क्या है, 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद अपर क्लास बाउंड्री देखो क्या बोल रहा है, अपर क्लास लिमिट प्लस हाफ ऑफ द गैप, मतलब गैप का आधा। ये देखो मतलब इसको ऐसे समझो तुम लोग, ओके। कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव, मतलब इंक्लूसिव से मेरे को एक्सक्लूसिव में अब अपने आप को कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये देखो। तो ये ऐसे पॉसिबल होगा कि जैसे मान लो तुमको दिया हुआ है, कितना दिया था यहाँ पर, वही 10 से 19, हाँ 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, ये ऐसे दिया हुआ है, ये इंक्लूसिव सीरीज है। हाँ ये इंक्लूसिव सीरीज है। अब मेरे को इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, लोअर जो लिमिट दी है उसमें अपन माइनस करेंगे 0.5, और अपर लिमिट में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 0.5। अब ये हर बार ऐसे ही होता है ना, ये हर बार ऐसे ही होता है। ये आया कहां से, ये ऐसे आता है कि जो तुम्हारी लोअर लिमिट ऑफ गिवन क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, मतलब जैसे मान लो इसको निकालना है, इसका निकालना है, तो इसकी लोअर लिमिट लो और अगले क्लास की अपर लिमिट ले लो, है ना, इसकी लोअर लिमिट ले लो और अगले क्लास की अपर लिमिट ले लो, ये दोनों को ले लो, इसको माइनस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब सिंपल शब्दों में डिफरेंस बच्चों, डिफरेंस। तो 20 माइनस 19, 1 का डिफरेंस है अपॉन 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया 0.5, तो ये जो 0.5 आता है वो यहां से आता है। तो अब यहां देखो लोअर लिमिट कितनी है, 10 है, लोअर लिमिट में हर बार क्या करना है, माइनस करना है 0.5, तो ये हो जाएगा 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, और यहां पर बच्चों ये देखो 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, ये देखो ध्यान से, फटाफट से बताओ क्या तुमको बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, बोलो। तो अगेन 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 फिर से व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव सीरीज, तो ऐसी सीरीज जो ब्रेक्ड है, जो टूटी हुई है, 10 से 19 है, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, कैलकुलेशन करते टाइम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो ऐसी सीरीज को मेरे को फिर से जोड़ना पड़ता है, मतलब ये इंक्लूसिव सीरीज होती है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस, उसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है, पर हम लोगों को भाई एक बार फॉर्मूला समझ गए, थंब रूल याद रखना है। थंब रूल क्या है, 0.5 लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, दैट्स इट, खत्म। हम लोग को हर क्वेश्चन में वही करना है। फिर आता है एक्चुअल क्लास लिमिट और ट्रू क्लास लिमिट। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे, ये तुम्हारा क्लास इंटरवल था, इसको जब आप इसमें कन्वर्ट कर लोगे, तो कन्वर्जन के बाद जो ये लोअर क्लास लिमिट और ये जो अपर क्लास लिमिट आ रही है ना, बस इसी को ट्रू क्लास लिमिट बोलते हैं। क्योंकि ये सच है ना बेटा, ये सही है ना, बताओ, ये तो गलत था ना, ये कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम कर रहा था, तो मेरे को इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ा, जब इसमें कन्वर्ट किया तो अब ये सही वाला आ गया। हाँ ये सही है, ये सही रिश्ता बैठा रहा है। ठीक है, तो देखो द क्लास बाउंड्रीज आर द लिमिट्स अप टू विच द टू लिमिट्स इंक्लूसिव सीरीज ऑफ ईच क्लास में बी एक्सटेंडेड। हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज की जो लिमिट्स होंगी उसको एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सटेंड, टू फिल द गैप, टू फिल द गैप, मतलब ये जो बीच में जो गैप आ रहा था इसको फिल करेंगे। ठीक है, फील नहीं करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, दैट एग्जिस्ट बिटवीन द क्लासेस। ठीक है, ओके भैया।
द क्लास बाउंड्री सो ऑब्टेन आर नोन एज एक्चुअल क्लास लिमिट और ट्रू क्लास लिमिट। एग्जांपल देखो मैंने यहाँ दे दिया है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू क्लास लिमिट बोलते हैं, इसको ट्रू क्लास लिमिट, क्योंकि ये सही है, इससे कैलकुलेशन पॉसिबल है। पहले ब्रेक्ड थी सीरीज, पहले क्या थी सीरीज, टूटी हुई थी, अब जुड़ गई है। अभी तो मैं तुम लोग को वैसे एक बात बता दूं, ये तो मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूं, जब अपन MOCT पढ़ेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे तो सारी सीरीज बताऊंगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, दुनिया जहान, ठीक है, अनइक्वल क्लास इंटरवल, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी तो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं चीजों को। फिर आता है मिड पॉइंट, मिड वैल्यू या क्लास मार्क, कुछ भी बोलो। इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द लोअर क्लास एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द सेम क्लास। तो बोल रहा है सेम क्लास का तुम लोअर लिमिट और अपर लिमिट लोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब बीच का यार, बीच का बंदर। तो मेरे को बताओ 10 से 20 इसके बीच का मिड वैल्यू क्या है, ओरली बता दो, ये फॉर्मूला भी मत लगाओ, ओरली बता दो 10 से 20 के बीच का मिड वैल्यू क्या है, 15, 15 खत्म। तो वही तो है मिड वैल्यू, उसी को तो बोलते हैं। मतलब जो तुम्हारी क्लास इंटरवल है उसके बीच में क्या है, क्लास इंटरवल के बीच में क्या है, ठीक है। जैसे मान लो 20 से 40, बताओ इसका बताओ इसका क्या है मिड वैल्यू, क्या होगा इसका मिड वैल्यू, 30, एज सिंपल एज दैट। तो वही है बस, ठीक है, इजी वन। क्लास मार्क, अगर तुमको क्वेश्चन बोले क्लास मार्क निकाल के बताओ, तो तुमको ट्रू अपर लिमिट लेनी है, ट्रू लोअर लिमिट लेनी है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ट्रू क्या होती है, ये वाली, ये देखो ये ट्रू होती है। तुमको ट्रू अपर लिमिट लेनी है, ट्रू लोअर लिमिट लेनी है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये सब तुम लोग को खैर बस याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, निकाल लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। वैसे आता भी नहीं बहुत, मतलब थ्योरी से ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आते हैं तुम लोग करोगे तो तुम लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल, ये सब के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये तुम्हारा क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, ट्रू अपर लिमिट प्लस ट्रू लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्लास मैग्नीट्यूड। क्लास मैग्नीट्यूड, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री एंड द लोअर क्लास बाउंड्री। मतलब ये जो तुम्हारी अपर क्लास बाउंड्री है उसको तुम लोअर क्लास बाउंड्री से जो तुम माइनस कर दोगे तो डिफरेंस आएगा, उसी को क्लास मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ क्लासेस द फॉर्मूला इज यूज्ड। तो जैसे मान लो मैं तुम लोगों को एक डेटा दे दिया, रॉ डेटा, रॉ क्या दे दिया, रॉ डेटा दे दिया, और मैं तुमको बोला कि इस रॉ डेटा को यूज करके मेरे को ये बताओ कितने नंबर ऑफ क्लासेस बनेंगे। जो क्लासेस बनते हैं ना हम लोग के क्लास इंटरवल, ये देखो ये जो क्लासेस बनते हैं कितने नंबर ऑफ क्लासेस बनेंगे। तो नंबर ऑफ क्लासेस तुम लोग कैसे निकाल सकते हो, 1 + 3.322 log n। अब यहां पर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी, जैसे मान लो मैं तुमको 30 डेटा दिया, 30 डेटा, 30 लोगों का डेटा दिया, तो n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं तुम लोग को 50 लोग का डेटा दिया तो n क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर मैं तुम लोग को 100 लोग का डेटा दिया तो n क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। तो अगर तुमको नंबर ऑफ क्लास निकालना है तो इससे निकाल लोगे, बाकी लॉग एन निकालना तुम लोग को आता है। याद है लॉग कैसे निकालते थे, 227695, याद है कि भूल गए, 227695, 19 बार रूट दबाते थे, 19 बार 19 टाइम्स रूट दबाते थे, फिर -1 करते थे, फिर मल्टीप्लाई कर देते थे, याद है ना। हाँ, तो लॉग एन निकालना तुम लोग को अच्छे से आता है। तो एन की जगह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डाल देना, जितना डेटा दूंगा वो डाल देना एन की जगह, तो नंबर ऑफ क्लास आ जाएगा। फिर इसी से एक और फॉर्मूला बन के आता है क्लास साइज का, क्लास साइज या क्लास विड्थ, मतलब क्लास जो होगी, जैसे मेरे को एक बात बताओ, 10 से 20 इस क्लास का साइज क्या है, फटाफट से बताओ। इस क्लास का मोटापा क्या है, मोटापा, विड्थ, विड्थ कितना है, 10 है, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास विड्थ कितना है, 10 है। तो वैसे ही अगर तुम लोगों से कभी क्वेश्चन ऐसा एमसीक्यू बेस्ड आ गया कि बताओ क्लास विड्थ कितनी होगी, तो तुम लोगों को क्या दे देगा, तुमको रॉ डेटा दे देगा, ऐसी रॉ डेटा पकड़ा देगा हाथ में और बोलेगा क्लास विड्थ निकाल के बताओ, क्लास की साइज निकाल के बताओ। तो तुम कैसे निकालोगे, रेंज निकालोगे। रेंज क्या होता है, अपर माइनस लोअर, मतलब उस पूरे डेटा का सबसे बड़ा डेटा, सबसे बड़ा यूनिट माइनस सबसे छोटा यूनिट, मतलब सबसे बड़ू सबसे छोटू, सबसे बड़ू माइनस सबसे छोटू, रेंज होता है, ठीक है। तो रेंज निकाल लोगे और नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर दोगे, जो भी, जैसे मान लो तुम्हारा आंसर आया 29.3 आया, इसको राउंड ऑफ करके 30 ले लेना, चाहे 29.2 भी क्यों ना आ जाए, इसको राउंड ऑफ करके तुम 30 लोगे, चाहे 29.8 आ जाए, इसको भी राउंड ऑफ करके 30। तुम लोग बोलोगे भैया ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा कि अगर 5 के नीचे है तो पीछे राउंड ऑफ, 5 के ऊपर है तो आगे राउंड ऑफ, नहीं नहीं, वाला लॉजिक यहाँ नहीं लगता है। यहाँ पर सीधा सीधा पूरा पूरा राउंड ऑफ कर देना,
अगर पॉइंट में आ रहा होगा 29.25 भी आ रहा है तो भी आगे राउंड ऑफ करो, कुछ भी पॉइंट में आ रहा है आगे राउंड ऑफ कर दे। ठीक है, क्लियर है तुम लोग को ये फॉर्मूला? तो बाई चांस अगर कहीं एमसीक्यू में तुम लोग को ये दिखा तो ये नंबर ऑफ क्लास निकाल लोगे चुटकियों में, और फिर क्लास विड्थ अगर निकालने बोल दिया तो इसी का यूज करके ये भी निकाल सकते हो चुटकी बजा के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम लोगों के नोट्स में है, यू कैन ऑल्सो नोट डाउन इन योर कॉपी। चलो, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या आप लोग को क्लियर है? ये देखो दिख रहा है इंक्लूसिव सीरीज, दिख रहा है? देखो टूटा हुआ है, देखो टूटा हुआ है, ये देखो इंक्लूसिव सीरीज। और व्हाट डू मीन बाय एक्सक्लूसिव सीरीज? एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब वही कि कंटिन्यूअस रहेगा विदाउट एनी ब्रेक। ये देखो, इन दिस सीरीज द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास। मतलब इस क्लास की जो अपर लिमिट है वो अगले क्लास की लोअर लिमिट रहेगी। मतलब यहाँ 0 से 10 है तो अगला क्लास 10 से 20 होगा, उसका अगला क्लास 20 से 30 होगा, उसका अगला क्लास 30 से 40 होगा। मतलब इधर की जो अपर लिमिट है वो अगले की लोअर लिमिट होगी छोगी। फिर अब आ रहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? समझना, कॉरस्पॉन्ड टू क्लास द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप टू दैट 2 टाइम्स लेस देन मोर देन। ठीक है, लेस देन और मोर देन सीरीज। ओके, चलो छोड़ो, यहां पर तो थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों को समझाता हूं अपना खुद का एग्जांपल लेके। चलो देखो, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, ये हमको दिया हुआ है डेटा। तो इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो? इसका मतलब ये समझो तुम लोग कि लेस देन 10 मतलब 10 से नीचे कितने लोग हैं? तो मान लो 10 से नीचे 5 लोग हैं, 10 से नीचे 5 लोग हैं। लेस देन 20 मतलब, और लेस देन 10 का मतलब भावनाओं को समझने की कोशिश करना। लेस देन 10 मतलब पूरा 0 से स्टार्ट करके 10 तक, 10 से नीचे कितने लोग हैं? मतलब 0 से 10 तक कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। लेस देन 20 मतलब 20 से नीचे कितने लोग हैं? 20 से नीचे कितने लोग हैं मतलब पूरा 0 से लेकर 20 तक। मैं बात कर रहा हूं एक लिमिट है, ये देखो, इसको तुम लोग इससे भी समझो, पूरा दिमाग में घुस जाना चाहिए अच्छे से। ये देखो, तो जब मैं बोला ना लेस देन 10, तब मैं बोला 10 से नीचे कितने लोग हैं? तो तुम लोग बोले भैया 5 लोग हैं। 10 से नीचे कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ओके, फिर मैं बोला लेस देन 20, तो 20 से कम कितने लोग हैं? तो मैं बोला 12 लोग हैं 20 से कम। तो इसका मतलब क्या है पता है? यहां 20 से लेकर पूरा 0 तक 12 लोग हैं। मतलब लेस देन 20 मतलब पूरा 0 से लेकर 20 तक कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। फिर जब मैं बोला लेस देन 30, मान लो यहां 20 लोग हैं, तो ये देखो यहां से लेकर पूरा यहां तक की बात कर रहा हूं। लेस देन 30 मतलब 30 से नीचे टोटल कितने लोग हैं ये बताओ? तो 30 से नीचे टोटल 20 लोग हैं, सॉरी 20 लोग हैं। फिर मैं बोला लेस देन 40, तो लेस देन 40 में मैं आ गया, चलो मान लो 33 आ गया। तो मतलब 40 से लेकर पूरा 0 तक 33 लोग हैं। मतलब 40 से कम 33 लोग हैं इन टोटल। ठीक है, फिर मैं आता हूं लेस देन 50 में, तो लेस देन 50 में मान लो 40 है यहां पर। तो 50 से कम 40 लोग हैं, 40 लोग ऐसे हैं जो 50 से कम हैं। और फिर मैं अगर लेस देन 60 की बात करूं तो मान लो 44। तो यहां 60 से कम 44 लोग हैं पूरा 0 तक। तो ये तुमको भावना समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मेरी जो भावना मैं तुम लोग को बताना चाह रहा था कि लेस देन 10 मतलब 10 से कम कितने लोग हैं, लेस देन 20 मतलब टोटल 20 से कम कितने लोग हैं, लेस देन 30 मतलब टोटल 30 से कम कितने लोग हैं, लेस देन 40 मतलब टोटल 40 से कम कितने लोग हैं, लेस देन 50 मतलब टोटल 50 से कम कितने लोग हैं, और लेस देन 60 मतलब टोटल 60 से कम कितने लोग हैं। तो इसको तुम डायग्रामेटिकली भी ऐसे समझो। तो अब ये जो सीरीज है, ये सीरीज ना मेरे लिए अभी यूजेबल नहीं है। क्यों नहीं है? मैं इसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज नहीं कर सकता। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, इस टाइप की सीरीज को, इसको ना क्यूमुलेटिव सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव, क्योंकि डेटा क्यूमुलेट होके एग्रीगेट में डेटा दिया हुआ है। तो इसको मेरे को नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्लास इंटरवल बना लूंगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दूंगा।
तो अब क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो गया, तो समझना इस बात को। पहले क्या था, लेस देन 10 था, अब क्या है 0 से 10 है। तो मेरे को यहां पर डायग्राम में देख के बताओ 0 से 10 तक, 0 से 10 तक कितने लोग हैं ये बताओ, इस डायग्राम को देख के बताओ। हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर इन द रेंज ऑफ 0 to 10? 5 लोग हैं भैया, 5 लोग, ओके 5 लोग हैं, सारे बच्चे बोल रहे हैं। अब इस डायग्राम को देखो, अब मेरे को लेस देन 20 नहीं चाहिए, अब मेरे को 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं ये बताओ। तो इस डायग्राम को देखो और तुम लोग बताओ 10 से 20 तक कितने लोग हैं। तो भैया 10 से 20 तक तो यहाँ दिया ही नहीं है, हाँ तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कि मेरे को 0 से 20 तक का डेटा दिया हुआ है, 12 लोग हैं, दिया हुआ है यस, और मेरे को 0 से 10 तक का डेटा दिया हुआ है। तो अगर यहां से समझना, यहां से यहां तक अगर 12 लोग हैं और यहां से यहां तक अगर 5 लोग हैं, तो यहां से यहां तक कितने लोग होंगे, 7 लोग ना होंगे, 12 माइनस 5, 12 - 5 लोग ना होंगे, तभी तो यहां से यहां तक टोटल 12 हुए। तो अगर यहां से यहां तक 5 है तो यहां से यहां तक 7 होंगे, तभी यहां से यहां तक टोटल 12 हो गए। क्लियर हो गई बात। तो ये मेरे को बैलेंसिंग फिगर मिल गया कि 10 से 20 तक 7 लोग हैं, 10 से 20 तक कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो यहां लिख दो 7 लोग, 7 लोग हैं जो 10 से 20 के बीच में है, ओके। अब 20 से 30, अब मेरे को जानना है 20 से 30 कितने लोग हैं, तो 20 से 30 मेरे को जानना है। तो अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर देखो मेरे पास 0 से 30 तक का डेटा है, 0 से 20 तक का डेटा है 12 और 20। तो मैं इसको सिंपली भर सकता हूं 8, 8, 12 प्लस 8 20 हो गए, 12 प्लस 8 टोटल 20 हो गए। तो 8 लोग ऐसे हैं जो 20 से 30 के बीच में होंगे, श्योरिटी 8 लोग ऐसे हैं जो 20 से 30 के बीच में होंगे, तभी तो टोटल 20 चाहिए। यहां से यहां तक अगर 12 हैं तो यहां से यहां तक कितने लोग होंगे, 8 लोग ना होंगे, तभी तो यहां से यहां तक 20 होगा। कितने होंगे, 8 लोग। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 8, 8, 8 लोग, ठीक है। अब यहां से यहां तक कितने लोग होंगे, 30 से 40, 33 है टोटल, तो इसको और इसको मिला के 33 आना चाहिए। तो कितने होंगे, 13 लोग होंगे, 13 लोग होंगे जो 30 से 40 में होंगे। अब 40 से 50, ये देखो 40 से 50, तो ये टोटल में 40 है, तो ये दोनों को मिला के 40 आना चाहिए। तो 30 में कितना मिला हो भाई, तो बताओ बैलेंसिंग फिगर 40 से 50 बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब 7 लोग ऐसे हैं जो 40 से 50 के बीच में हैं। और फिर यहाँ 50 से 60 देख लो, तो टोटल यहाँ पर 44 है, टोटल कितना है 44 है। तो पक्का 4 लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो 50 से 60 के बीच में होंगे, क्योंकि 0 से 50 40 लोग हैं, तो 50 से 60 4 लोग होंगे, तभी तो 0 से 60 44 आ रहा है। तो ये तो तुम लोग को समझ में आया कि अगर तुमको लेस देन करके ऐसे कुछ डेटा दिया हुआ है तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, मतलब क्या, सॉरी लेस देन सीरीज है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो इसको आपको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग करने के पहले। और क्या आपको इतना झमेला करना पड़ेगा, नहीं बेटा, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको एक बार पता चल गया, अरे भैया मेरे को नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करना है, तो 12 - 5 7 लिख दो, 20 - 12 8 लिख दो, 33 - 20 13 लिख दो, 40 - 33 7 लिख दो, और 44 - 50 4 लिख दो। तो आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर माइनस करना है। नीचे से ऊपर क्या करना है, माइनस करना है। ऐसी एक और सीरीज हो सकती है तुम्हारी मोर देन सीरीज। तो ये कैसे हो सकती है पता है, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, सॉरी मोर देन 50, चलो। तो ये ऐसी हो सकती है। तो इस पे क्या होगा पता है, मोर देन ये कितना हो जाएगा 3 5, ये देखो ये ऐसी हो जाएगी। मतलब ये बोलना चाह रहा है डेटा कि कितने लोग हैं जिनका 0 से ज्यादा आया है, 44 लोगों का 0 से ज्यादा आया है। इसको भी तुम लाइन डायग्राम में अगर समझना चाहो, ये देखो, तो कितने लोग ऐसे हैं ये बताओ जिनका 0 से ज्यादा आया है।
मतलब 0 से लेकर पूरा लास्ट तक 44 लोग ऐसे हैं, 44 लोग ऐसे हैं जिनका 0 से ज्यादा आया है। ठीक है, फिर मोर देन 10, कितने लोग ऐसे जिनका 10 से ज्यादा आया है? यहां से यहां तक 40 लोग ऐसे हैं जिनका 10 से ज्यादा आया है। 40 लोग ऐसे हैं जिनका 10 से ज्यादा आया है। मोर देन 20, कितने लोग ऐसे जिनका 20 से ज्यादा आया है? 33 लोग ऐसे हैं जिनका 20 से ज्यादा है। मोर देन 30 कितने लोग हैं? मोर देन 40 कितने लोग हैं? 12। और मोर देन 50 कितने लोग हैं? यहां से यहां तक 5 लोग ऐसे हैं। 5 लोग ऐसे हैं जो मोर देन 50 हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये होती है मोर देन सीरीज। इसको भी आपको नॉर्मल में कन्वर्ट करना होता है। इसको आप नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको आप लोगे, ये देखो मोर देन 0 तो ये हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब ये पता कैसे चलता है भैया? 10-10 का गैप लेना है। ये देखो ना, 10-10 का ही गैप है, ऐसे पता चलता है 10-10 का ही गैप चल रहा है। देखो, तो ऐसे पता चल जाता है कि कितने का गैप लेना है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी बहुत ध्यान से, 0 से 10 तक, यहां पर देखो ध्यान से, 0 से 10 तक फटाफट से बताओ कितने लोग होंगे? इस डायग्राम को देख के बताओ 0 से 10 तक कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे, बच्चे बोल रहे हैं 4 लोग। कैसे आ गए भाई साहब? 0 से लेकर 60 तक, पूरा 0 से 60 तक 44 लोग हैं, 44 लोग हैं। और 10 से लेकर 60 तक 40 लोग हैं। तो भाई इस वाले जोन में कितने लोग होंगे? 4 लोग ना होंगे? इस वाले जोन में यहां से यहां तक 4 लोग होंगे, तभी तो ये वाला जोन प्लस ये वाला जोन टोटल 44 आया। एग्रीड और नॉट? एग्रीड और नॉट? यहां से यहां तक 4 लोग होंगे और 10 से लेकर 60 तक 40 लोग हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तभी तो दोनों को मिला के 0 से लेकर 60 तक 44 लोग हैं। यस, तो यहां कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4, 0 से 10 4। अब वैसे 10 से 20 बता दो, 10 से 20 बता दो। सब बोलेंगे, सब 10 से 20। इस डायग्राम को देखो ध्यान से, 10 से 20 बताना है आपको। तो भाई यहां 10 से लेकर पूरा 60 तक 44 लोग हैं, सॉरी 10 से लेकर 60 तक 40 लोग हैं, और 20 से लेकर 60 तक 33 लोग हैं। तो 40 माइनस 33, इस वाले जोन में कितने लोग होंगे? 7 लोग होंगे, 7 लोग होंगे जोन में। नेक्स्ट बताओ 20 से 30, 20 से 30 बताओ। 13 लोग, वेरी गुड। 33 माइनस 20, 30 से 40 बताओ, 30 से 40 बताओ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 8 भैया, 8। 20 माइनस 12 8। और 40 से 50 बताओ। 40 से 50 बताओ। 12 माइनस ऊपर लिखा है ना यहाँ 5, ऊपर लिखा है 5, तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 5 7 हो जाएगा। और लास्ट 50 से 60 तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 50 से 60 तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 5। देखो एग्जैक्ट वहीं पर आया, एग्जैक्ट वहीं बाजू में आ गया, है ना? तो क्या बात आपको समझ में आई कि अगर आपको क्वेश्चन मोर देन दिया हुआ है, मोर देन, तो आपको क्या करना है? ऊपर से नीचे माइनस करके लिखना है। इसको इससे माइनस करो, लिख दो। इसको इससे माइनस करो, लिख दो। इसको इससे माइनस करो, लिख दो। इसको इससे माइनस करो, यहाँ लिख दो। इसको इससे माइनस करो, यहाँ लिख दो। इसको इससे माइनस करो, कुछ है ही नहीं, यहाँ लिख दो। तो यहां पर क्या करना है? ऊपर से नीचे माइनस करना है। तो बेटा याद करने की सिंपल टेक्निक क्या है? लेस देन नीचे से ऊपर, लेस देन छोटा, लेस देन मतलब छोटा, तो नीचे से ऊपर जाएंगे। मोर देन बड़ा, तो ऊपर से नीचे जाएंगे। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। लॉजिक भी अब आपको क्लियर है कि लॉजिक क्लियर है कि कैसे होता है, कि क्यों होता है, बेसिकली कैसे क्या होता है, क्या क्यों होता है, उसका लॉजिक क्लियर है। हाँ, तो अब एग्जाम में थोड़ी ना इतना टाइम वेस्ट करेंगे डायग्राम वाइग्राम बना के। तो इन्हीं दोनों सीरीज को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, लेस देन और मोर देन।
क्लियर है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बाकी अरे अभी इसके ऊपर इतने क्वेश्चन करने वाले हैं, एमओसीटी में इतने क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका कोई लेवल नहीं है, पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है क्लियर हो गया? यस भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज। मैं तुम लोग को हमेशा बताया हूं कि कोई भी चीज अगर आप रेशियो या परसेंटेज के फॉर्मेट में लिख रहे हो तो वो रिलेटिव डेटा होता है। कैसा डेटा होता है? रिलेटिव डेटा। तो देखो उसका तुम लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। मतलब उस पर्टिकुलर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, तुम लोग को पता है ना ऐसे दिया रहता है, ये देखो ये सब क्लास, ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी ये है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी ये है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी ये है। तो उस पर्टिकुलर क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको डिवाइड करोगे टोटल से। टोटल कैसे निकलता है? प्लस कर लो, 44 आएगा, वैसे 44 आएगा, प्लस कर लो। तो करना क्या है आपको, उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी को आपको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रिलेटिव। और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। खत्म बेटे खत्म। बस क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, दैट्स इट। ठीक है, तो रिलेटिव निकालने के लिए क्या करना है, बस डिवाइड कर देना है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। और जब परसेंटेज में निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बचपन में सीखे थे। क्लियर? नेक्स्ट है बाइवेरिएट और टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। In many situations, simultaneous study of two variable becomes necessary. The frequency distribution so obtained the result of this cross classification of two variable give rise to the bivariate frequency distribution. This can be summarized in the form of two-way table called bivariate frequency table. तो क्या होता है, कई बार एक ही डेटा के दो दो वेरिएबल हो जाते हैं। होता है, अगर तुम लोग को कुछ कंपैरिजन करना है तुम लिख सकते हो। जैसे मान लो तुम एक ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे साल के प्रॉफिट्स को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, बहुत सारे रेशियो निकालने पड़ जाएंगे, अलग अलग रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, है ना, तुम्हारे सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, होता है कई बार। तो जब तुम लोग दो दो डेटा यूज कर रहे हो, दो दो वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो उसको बाइवेरिएट बोलते हैं। तुम लोग को वैसे पता है, कभी भी जब एक डेटा होता है तो उसको यूनी बोलते हैं, यूनी। और जब दो होता है तो उसको बाय बोलते हैं, और जब दो से ज्यादा होता है तो उसको मल्टी बोलते हैं। इतना पता है ना, नाम है ये, लॉ में भी यूज होता है, पता है, यूनिलैटरल बायलैटरल, यूनिलैटरल ट्रांसफर, बायलैटरल ट्रांसफर, लॉ में भी ये टर्म यूज होता है। तो यूनी मतलब होता है एक, बाय मतलब होता है दो, और मल्टी मतलब होता है मेनी, मतलब दो से ज्यादा। ठीक है, यूनिलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक, हाँ लॉ में होती है। ठीक है, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर डिजाइन्ड टू प्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डेटा। They facilitate comparative study of two or more frequency distribution regarding their shape और pattern। तो क्या भाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके भी ग्राफ बनते हैं, और इससे क्या होगा, ग्राफ बनाने से आप कंपैरिजन कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, उसीलिए तो बनाते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं? जनरली 4 टाइप के होते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ऑगिव। 4 टाइप के होते हैं। तो एक एक करके हम लोग को देखना है कि कौन से क्या क्या चीजों में काम आते हैं। हिस्टोग्राम, a histogram is a graph containing a set of class interval by its width and the frequency in each class interval by its height। तो बोल रहा है हिस्टोग्राम के अंदर जो क्लास की विड्थ होती है ना, विड्थ क्लास विड्थ क्या होती है, फटाफट से बता दो, इसकी क्लास विड्थ क्या है बताओ, इसकी क्लास की विड्थ क्या है बताओ? 10। वेरी गुड। जो क्लास का साइज होता है ना, क्लास का साइज, उसको बोलते हैं विड्थ। ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हारा ओ एक्स एक्सिस होता है, ओ एक्स एक्सिस, इसमें तुम क्लास का विड्थ शो करते हो। जैसे यहां देखो 5 5 5 5 5 5 सेम दिखेगा, क्योंकि भाई क्लास विड्थ है ये। ठीक है, और यहां पर आप शो करते हो फ्रीक्वेंसी। क्या शो करते हो? फ्रीक्वेंसी, कि किसका कितना है। तो जैसे इसका 3 होगा शायद, तो यहां पर आया है, इसका भी 3 होगा तो यहां पर आया, इसका 8 है तो यहां पर आया है। तो इसी को बोलते हैं क्या? हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं बच्चों? हिस्टोग्राम बोलते हैं। आगे पढ़ो, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इन द रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल एंड द टोटल एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शन टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो वही बोल रहा है कि जो टोटल एरिया होगा हिस्टोग्राम का वो इक्वल होगा टोटल फ्रीक्वेंसी के। बच्चे सोचते हैं कि नहीं ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, नहीं होता है। एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन भी देती जानबूझ के, क्योंकि बच्चे क्या डायग्राम को देखे इन लोग बोलेंगे अरे हिस्टोग्राम कहाँ है, ऐसे दिख रहा है, ये देखो डब्बा 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 डब्बा, ठीक है, और कहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी, ऐसे कैसे इक्वल हो सकता है? पर इक्वल होता है, तो इसको एकदम स्टार मार्क करके रखो। द टोटल एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, a histogram is used to depict a frequency distribution
In construction, a histogram, the class boundaries are erected by side on the graph. The vertical rectangular erected side by side. वही बोल रहा है कि हिस्टोग्राम बनाते कैसे हैं. और दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा दैट आर कंटिन्यूअस इन नेचर. तो बोल रहा है हिस्टोग्राम जनरली हम लोग तब यूज करते हैं जब डेटा कंटिन्यूअस नेचर का होता है. ठीक है, तो और हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होता है. तो तुम्हारे सामने हिस्टोग्राम तुम लोग को दिख रहा होगा, इसको तुम लोग देख लो. ये देखो, ये क्लास इंटरवल्स है. और एक चीज, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में डिफरेंस दिख रहा है. बार डायग्राम अलग अलग होता था, दूर दूर होता था. हिस्टोग्राम चिपका हुआ है. ये देखो, हिस्टोग्राम क्या हुआ है, चिपका हुआ है. ठीक है, तो ये देख लो इसको ध्यान से. देखो बच्चों, ये चिपका इसलिए रहता है क्योंकि एक क्लास इंटरवल यहां से, जैसे मान लो हम लोग ये वाली क्लास इंटरवल को हटा दो, हम लोग अपनी क्लास इंटरवल बनाते, तो अपना 0 से 10 है, फिर दूसरा 10 से 20 है ना. तो मेरे को चालू यहीं से करना पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरा क्लास इंटरवल 10 से 20 है. तो मैं यहां से नहीं चालू कर सकता उसको, मेरे को यहीं से चालू करना पड़ेगा 10 से 20, फिर 20 से 30 मेरे को यहीं से चालू करना पड़ेगा, 20 से फिर 30 से 40. तो क्योंकि क्लास इंटरवल चिपके होते हैं, इस वजह से ये भी चिपका हुआ रहता है हिस्टोग्राम. क्लियर हो गई बात? है. ओके. अब हिस्टोग्राम दो टाइप से बन सकता है, जब क्लास इंटरवल इक्वल होगा, ठीक है, और जब क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा. ठीक है, तो उस सिचुएशन में हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है. मतलब जब अनइक्वल होगा तो ठीक है, दूर दूर रहेगा, और जब इक्वल होगा तब बराबर डिस्टेंस में रहेगा. जैसे देखो यहाँ बराबर डिस्टेंस में, तो जब इक्वल होगा तब बराबर बनेगा. और जब अनइक्वल होगा तो जैसे मान लो यहाँ चालू हो गया, यहाँ पहला हो गया, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तीसरा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ चौथा, फिर यहाँ से यहाँ पांचवा. जैसे अनइक्वल भी हो सकता है. ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में प्रायोरिटी किसको मिलती है, हिस्टोग्राम को ही मिलती है. फिर आ रहा है फ्रीक्वेंसी कर्व. तो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी कर्व इज ड्रॉन बाय स्मूथिंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. इट इज द स्मूथेड इन सच अ वे दैट द शार्प ट्यून्स आर अवॉइडेड. This curve is drawn freehand in such a way that the area included under the curve is approximately same as that of frequency polygon. ये देखो, तो ये क्या होता है ना, फ्री हैंड से बनाया जाता है. ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइंग फ्रीक्वेंसी कर्व इज टू प्रेजेंट ग्राफिकली द एरिया कवर्ड बाय हिस्टोग्राम. कैसे बनता है ये सुनना. जब तुम हिस्टोग्राम बना लोगे ना, तो हिस्टोग्राम, हर हिस्टोग्राम के ना सेंटर में बिंदी लगा दो. बिंदी क्या लगा दो, बिंदी लगा दो. अब इस बिंदी को फ्री हैंड से, बचपने में याद है ऐसे एक वो आता था, एक मैगजीन आती थी न्यूज़पेपर के अंदर हर फ्राइडे को, उसमें से बिंदियां बनी रहती थी, और उन सारी बिंदियों को हम लोग जब जोड़ देते थे तो उससे एक कार्टून बाहर आता था. मतलब एक कार्टून बन जाता था अपने आप. अपने आप नहीं, और डिजाइन भी वैसा रहता था. बट वही वही करना है यहाँ पर, बस बचपन की यादें ताजा. फ्री हैंड से आप इसको जोड़ दो. ये देखो, तो ये क्या बन गया पता है, ये बन गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कर्व. क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया. और ये फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर जो एरिया कवर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है. तो एक चीज अपने नोट में ऐड ऑन कर लेना, लिखा नहीं है यहां पर. ऑलवेज रिमेंबर, एरिया ऑफ पॉलीगन इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ हिस्टोग्राम. इसको लिख लेना, आ सकता है क्वेश्चन एमसीक्यू में, कि जो एरिया ऑफ, देख के नहीं लगेगा, देख के नहीं लगेगा, देख के बोलोगे अरे भैया ये वाला एरिया छूट गया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया छूट गया, तुम लोग को ऐसा लगेगा. तो मैं बोला ये वाला एरिया इंक्लूड हो गया, ये वाला एरिया इंक्लूड हो गया, ये वाला एरिया इंक्लूड हो गया. तो वही है, कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है. ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे जो एरिया ऑफ पॉलीगन होगा वो एरिया ऑफ हिस्टोग्राम के बराबर हो जाएगा. एरिया ऑफ हिस्टोग्राम क्या है, ये है, ये देखो, ये है एरिया ऑफ हिस्टोग्राम. और एरिया ऑफ पॉलीगन क्या है, एरिया ऑफ पॉलीगन ये है. तो जो लास्ट में एरिया ऑफ पॉलीगन होगा वो एरिया ऑफ हिस्टोग्राम के बराबर हो जाता है. तो इसको आप लोग नोट कर लो. ठीक है, क्लियर हो गया. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी कर्व. ये देखो यहां पर दिख रहा है, हिस्टोग्राम्स यहाँ पर ड्रॉ नहीं है, हम लोग चाहते तो बना सकते. खैर, यहाँ पर हिस्टोग्राम्स ड्रॉ नहीं है, कुछ ऐसे होंगे यहाँ के हिस्टोग्राम्स. ठीक है, तो उसी के बीच में बिंदी बनाते हैं और लाइन खींच देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है. चलो, अब आ रहे ऑगिव के ऊपर. तो ऑगिव कब बनता है, ऑगिव तभी बन सकता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन या मोर देन है. लेस देन मोर देन अभी पढ़ के आए, ये वाला कहाँ गया, ये लेस देन मोर देन में है, तभी आपका ऑगिव बन सकता है. तो ऑगिव कब बनेगा, ये देखो, ये देखो,
लेस देन सीरीज मोर देन सीरीज जब होगी तब ऐसे करके ऑगिव बनेगा, एक कर्व लेस देन का होगा, एक कर्व मोर देन का होगा। ठीक है, तो ये होता है ऑगिव। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, दिट इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ओनली। क्यूमुलेटिव डाउनवर्ड लेस देन ऑगिव, क्यूमुलेटिव अपवर्ड मोर देन ऑगिव बनेगा। ठीक है, तो यूजेज क्या है, ऑल ऑगिव इज यूज्ड टू फाइंड मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। आपको एक बात बताना चाहूंगा, जहां पर ये दोनों टकराते हैं ना वो मीडियन होता है, मीडियन। वैसे जब मीडियन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, पर अभी के लिए भी बता देता हूँ, क्रॉस रेफरेंस दे दूंगा उस टाइम पे, ऐसे बोलूंगा याद है चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, ऐसे क्रॉस रेफरेंस दे दूंगा। तो ये जहां पर टकराता है वो क्या होता है, मीडियन होता है, मीडियन। ठीक है, और इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर एक्सपेक्टेड टू लाई बिटवीन द टू गिवन वैल्यूज। तो इसके लिए भी यूज होता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल पढ़ेंगे हम लोग, ये सब चीजें एमओसीटी के अंदर कवर्ड है। पॉइंट ये है कि ये सब फाइंड करने के लिए ऑगिव यूज होता है। ऑगिव क्या होता है, एक कर्व होता है। कौन सा कर्व होता है, जो कि लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज के ग्राफ को प्लॉट करने से बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑगिव। क्लियर है, क्लियर है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को जब हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग ऑगिव बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व। तो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी कर्व इज द स्मूथ कर्व फॉर विच द टोटल एरिया इज टेकन टू बी यूनिटी, इट इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो बोल रहा है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब एक स्पेसिफाइड शेप ले लेते हैं तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं, और इसका जो टोटल एरिया होता है वो यूनिटी के बराबर यानी 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ स्मूथ फ्री एंड कर्व थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द अपर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्मिंग हिस्टोग्राम। तो वही जैसे हिस्टोग्राम के पॉइंट्स को जोड़ने से क्या बन जाता है, कर्व बन जाता है। कितने टाइप के कर्व बन सकते हैं, बेल शेप यूज हो सकता है, यू शेप हो सकता है, जे शेप हो सकता है, और मिक्स्ड हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी मतलब उटपटांग भी हो सकता है। तो बेल शेप का भी हो सकता है, यू शेप का भी हो सकता है, जे शेप का भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। देखो मैंने डाल के रखा बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, फिर है यू शेप्ड कर्व, रीडिंग, फिर है जे शेप्ड कर्व, जे, और फिर एक मिक्स्ड कर्व। ये देखो ऐसा कैसे, जैसे पाए वैसे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है कि कब कब कौन सा कर्व का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, पहले इसको देख लो। देखो बेटा, बच्चों को चलते चलते डाउट आ गया, भैया चलते चलते क्या डाउट आ गया, भैया इनमें से कौन सा लेस देन है कौन सा मोर देन है पता कैसे चलेगा, पता क्या कराना है, ये लेस देन है और ये मोर देन है। बेटा मेरे लड्डुओं, कैसे पता, ये तुम लोग कॉमन सेंस से भी देख सकते थे अगर तुम लोग को ये कर्व याद है। लेस देन में देखो फ्रीक्वेंसी कम से ज्यादा होती है, दिख रहा है, लेस देन में फ्रीक्वेंसी कम से ज्यादा जाती है, और मोर देन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा से कम जाती है, दिख रहा है, फटाफट से बताओ दिख रहा है। लेस देन में फ्रीक्वेंसी कम से ज्यादा होती है और मोर देन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा से कम होती है। तो ये देखो, लेस देन कम से ज्यादा 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 ज्यादा, और मोर देन ज्यादा से कम 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 कम। तो ये मोर देन है, ये लेस देन है। चलो अब देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं बेल शेप्ड। बोल रहा है मोस्ट ऑफ द कॉमन यूज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड बेल शेप्ड कर्व which as suggested by the name looks almost like a bell. The distribution of height, weight, mark, profit etc usually belongs to this category. तो ये देखो तुम लोगों को बस यही याद रखना है, मेन तुम लोगों को बस यही याद रखना है कि बेल शेप कब कब बनता है। जनरली बेल शेप कब कब बनता है, जब मैं हाइट, वेट, मार्क्स, प्रॉफिट के बारे में बात करता हूं। ऑन अ बेल शेप कर्व द फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेदर low value gradually reaches the maximum somewhere near the central point of the then gradually decrease and reaches lowest extreme। तो वही बोल रहा है, नीचे से स्टार्ट करूंगा, ऊपर जाऊंगा, फिर नीचे आ जाऊंगा। तो क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, फटाफट से बताओ क्या बन जाएगा, ये बेल शेप्ड कर्व बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यू शेप्ड कर्व। यू कब बनेगा, फॉर यू शेप कर्व द फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम नियर टू द सेंट्रल पार्ट एंड द फ्रीक्वेंसी स्लोली बट स्टेडली रीचेस मैक्सिमम एंड एट द टू एक्सट्रीम्स। तो क्या बोल रहे हैं, यहां से चालू होगा, नीचे नीचे जाएगा और फिर ऊपर चले जाएगा, ऐसा। इसके लिए कोई जनरली वाला सीन नहीं है। जे शेप्ड कर्व कब बनेगा, जे शेप कर्व स्टार्ट विद द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड देन ग्रेजुअली रीचेस मैक्सिमम एट द अदर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम तुम लोग को पता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर नोन एज एक्सट्रीम्स। रेशियो में भी पढ़े थे भैया, रेशियो में भी पढ़े थे एक्सट्रीम्स। और फाइनली है मिक्स्ड कर्व।
लास्टली वी मे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फ्रीक्वेंसी कर्व नोन एज मिक्स कर्व, मतलब जहां यू शेप भी बन जाएगा, जहां बेल शेप भी बन जाएगा, जहां जे शेप भी बन जाएगा, तो सबका मिक्सचर, ये देखो जे शेप भी बन गया, यू शेप भी बन गया और बेल शेप भी बन गया, तो जहां सबका मिक्सचर हो जाएगा वो मिक्स्ड कर्व। तो ऐसे बस तुम लोग को याद रखना है 4 टाइप्स के कर्व होते हैं, है ना, एकदम मतलब बहुत ज्यादा ऐसे घुस घुस के नहीं पढ़ना है इसको, तुम्हारे सिलेबस में इतने ही रेस्ट्रिक्टेड है कि 4 टाइप के होते हैं भाई, इतना पता होना चाहिए, बेल, यू, जे और मिक्स्ड कर्व। क्लियर हो गई बात? फटाफट से बताओ। क्लियर एवरीवन? यस, ओके। तो इसके साथ हमारा ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो हो जाता है समाप्त, ठीक है। और थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग का समाप्त होने के बाद अब हम लोग फाइनली एंटर करेंगे टू द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। और तुम्हारे फिर डिस्पर्जन होंगे, मतलब बहुत सारे चैप्टर है न्यूमेरिकल पोर्शन में अपने पास, तो हम लोग उधर नेक्स्ट क्लास से अपना चालू कर देंगे न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर सकते हैं, ओके। यस भैया, चलो नोट्स तुम लोग के पास है, सारी चीजें याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व कर लेने हैं। एमसीक्यू मैं टोटल आप लोग को दे दे रहा हूं पीडीएफ, उसको आप सॉल्व करोगे और जो भी डाउट होगा वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे की अपनी कक्षा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।